हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एसएमवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आलोक और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वन शॉट रिवीजन ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। हम लोगों ने इसी तरीके से चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर्स था उसका भी वन शॉट रिवीजन देखा था, जहां पर हमने सारे कंसेप्ट्स कवर अप किए। जितनी भी थ्योरी है, जितनी भी थ्योरम्स हैं या जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो हम एक लेक्चर में कवर करते हैं ताकि आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। ये एज अ समरी की तरह आप यूज कर सकते हो पूरे के पूरे चैप्टर की। जिन लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए और ज़्यादा अच्छा वीडियो है, क्योंकि सारे के सारे कंसेप्ट आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। राइट, इसी तरीके से हम लोग बाकी चैप्टर्स का वन शॉट रिवीजन भी लाते रहेंगे। अगर आपको भी किसी और चैप्टर का ऐसा वन शॉट रिवीजन चाहिए तो उसके लिए नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अब इसी लेक्चर के बाद आपको इसकी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, सॉल्व्ड एग्जांपल और अगर कोई थ्योरम चैप्टर में यूज करी गई है तो उसके प्रूफ्स के वीडियोस भी मिलते रहेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अगर मैं शुरुआत करूं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की, तो सबसे पहला शब्द जो इसके अंदर मुझे दिखता है ना वो है सर्कल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे के पूरे चैप्टर में, क्योंकि हम बात ही किसके बारे में करने वाले हैं, सिर्फ सर्कल्स के बारे में। तो बच्चों, इससे पहले कि हम सर्किल के एरिया और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज की बात करें, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सर्किल होता क्या है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। राइट, तो अगर मैं सर्कल्स की बात करूं तो आपके अकॉर्डिंग सर्किल क्या है? सर, सर्किल की डेफिनेशन ऐसे दी जा सकती है दैट इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन। आपने बोला कि सर किसी भी प्लेन में, मेरे हाथ के प्लेन में या बोर्ड के प्लेन में एक पॉइंट मैं पकड़ लेता हूं और उस पॉइंट के चारों ओर जितनी भी दिशाओं में आप जा सकते हो, प्लेन में, पेपर के बाहर नहीं आना है अपने को, उसी पॉइंट से हर दिशा के अंदर एक फिक्स डिस्टेंस में मैं एक पॉइंट मार्क करता हूं। जैसे 5 मीटर मैंने पकड़ लिया तो इस पॉइंट से 5-5 मीटर पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मार्क करे। जब आप उनको फ्री हैंड से मिलाओगे तो वो पूरा का पूरा एक सर्किल की शेप लेगा, और वो फिक्स पॉइंट जिसके अराउंड आपने पूरा का पूरा सर्किल बनाया है उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल। और जो रेडियस आप लोगों ने यूज किया है वही कहलाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको मैं रेडियस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच में और ये थ्रू आउट द सर्कल कांस्टेंट रहेगा। राइट, तो अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूँ तो आई कैन गिव अ सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल फिगर। ये बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि सेम डेफिनेशन स्फीयर की भी होती है जो कि एक 3D फिगर होता है। तो वहां पर मैं क्या बोलूंगा? कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ स्पेस। तो मैं ये समझ लो आप, ये हवा में मैंने एक पॉइंट पकड़ लिया, इसके हर दिशा में ऊपर नीचे आगे पीछे जहां पर आप सोच सकते हो एक फिक्स डिस्टेंस पे मैंने सारे पॉइंट्स को मार्क किया और उनको जोड़ दिया, तो मुझे एक स्फीयर मिलेगा, एक सरफेस में। देखिए, क्रिकेट बॉल होती है ना, वो एक स्फीयर होता है ना, गेंद जिसको अपन बोलते हैं, तो वो 3D फिगर है ऑब्वियसली। तो आपने बोला सर्किल इज अ 2D फिगर फॉर्म्ड बाय सेट ऑफ पॉइंट्स दैट आर एट कांस्टेंट और फिक्स डिस्टेंस, उसी को बोलेंगे रेडियस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। यही फिक्स पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑन अ प्लेन। ठीक है, इसी फिक्स पॉइंट को अपन बोलते हैं ओरिजिन। आपने बोला कि सर सबसे पहली बात आप प्लेन की बात कर रहे हो, तो ये ओरिजिन कहला रहा है। क्या 3D में भी ऐसा ही होता है? बिल्कुल होता है। 3D में 3 एक्सेस होती है, बट वहां पर भी आपका सेंटर को हम ओरिजिन या फिर सेंटर ऑफ द सर्किल या स्फीयर बोलेंगे। यहाँ 2D है तो अपन सर्किल बोल रहे हैं। इसी काम को 3D में करोगे तो स्फीयर बोलोगे। फिक्स डिस्टेंस जिससे आपने पूरा सर्किल बनाया है वही आपका रेडियस कहलाता है, यहाँ पर भी और वहां पर भी। तो आपने बोला कि सर सेंटर से किसी भी पॉइंट की दूरी फिक्स्ड है, इसीलिए अपन कहते हैं कि सर्किल में आप सेंटर को कहीं से भी जोड़ दो, आपको हमेशा एक रेडियस मिलेगा। अगर मैं फिगर में समझाऊं तो आप देख सकते हो बच्चों, ये पूरा का पूरा हमारा सर्किल है। अगर मैं इसको सेंटर मानता हूं ओ को, लेट मी टेक इट बी, लेट दिस पॉइंट बी बी और ये सी हो जाता है। तो ए बी सी आपने 3 पॉइंट ले लिए, तो ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों के तीनों बराबर होंगे, क्योंकि तीनों के तीनों रेडियस का काम कर रहे हैं। सेंटर को किसी भी पॉइंट से जोड़ दो, मैं कल से कोई नई लाइन बनाता हूं तो भी वो इक्वल ही होगी। इफ आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, तो आप देखेंगे ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ पी। ये चारों बराबर, चारों क्या सर? आप सेंटर को सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट से जोड़ो। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है आगे समझाऊंगा, पर यहां समझ लो इस बाउंड्री को, इस पूरी बाउंड्री की लेंथ को, जो परिधि नहीं होती बिल्कुल बाउंड्री किसी भी चीज की, उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो आप देख सकते हो कि सर्कमफेरेंस को अगर मैं सेंटर से जोड़ता हूं तो आपको रेडियस मिलता है, क्योंकि आपने बनाया भी तो ऐसे ही था।
आ रही है बात समझ में? तो ये रेडियस है, रेडियस का ही डबल होता है डायमीटर। तो सारे अपन पैरामीटर्स की बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से अपन ने चैप्टर उठाया है, जल्दी से इसको नोट करेंगे, ठीक है? पॉज करते जाओ, नोट करते जाओ, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें मिलने वाली है आज के लेक्चर के अंदर। चलिए, नोट हो गया, आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सर्किल की। भाई आपने ये तो समझ लिया कि सर्किल क्या है, बनाया कैसे जाता है, लेकिन सर सर्किल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और हमें इस चैप्टर में पर्टिकुलरली क्या पढ़ना है, सेक्टर सेगमेंट वो क्या होते हैं, कैसे आते हैं, तो उसकी डिटेल स्टडी करते हैं, फिर अपन बात करेंगे सारे फॉर्मूलाज की। तो सबसे पहला पार्ट होता है रेडियस। किसी भी सर्किल में सेंटर तो फिक्स पॉइंट हो गया, तो आपने बोला कि सर रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस है सेंटर से किसकी, किसी भी पॉइंट की ऑन दी बाउंड्री। इसी बाउंड्री को थोड़ी देर पहले मैं सर्कमफेरेंस कह गया था, ठीक है? सर्कमफेरेंस क्या होती है, लेंथ होती है। तो आपने बोला वो लेंथ किस चीज की है, मैंने कहा बाउंड्री की। आपने बोला मतलब, मैंने कहा पेरीमीटर। आपको याद होगा स्क्वायर की चारों साइड्स के अपन जो सम निकालते हैं वही पेरीमीटर होता है। रेक्टेंगल में भी निकालते हैं, दो अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये आपका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो बाउंड्री होती है बेसिकली। तो आप देख सकते हो रेडियस इज व्हाट, इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्किल, कहां से कहां तक, सेंटर से बाउंड्री तक। बिल्कुल क्लियर है, हर सर्किल के अंदर अपना एक रेडियस होता है, उसी से सर्किल की साइज डिसाइड होती है। इसके बाद आता है डायमीटर, जो कि क्या होता है, रेडियस का ही डबल। आपने बोला डायमीटर इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। सर सर्किल में कई सारी स्ट्रेट लाइन में बना सकता हूं, पर आप किसको डायमीटर बोलोगे, मैंने कहा जो सेंटर से पास कर रहा होगा, ठीक है? दूसरी कंडीशन क्या है, उस लाइन के एंड पॉइंट सर्किल के सर्कमफेरेंस पर होने चाहिए, उसी को हम बोलेंगे क्या, डायमीटर। तो देखो दो बातें लिखी है, इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर दैट कनेक्ट्स टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। भाई ऐसा ना हो कि आप एक लाइन बना दो, सेंटर से पास तो हो रही है, पर या तो वो क्या है, क्रॉस कर जा रही है सेंटर को, या फिर वो सेंटर के पहले ही क्या मिल जा रही है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, इस तरीके से लाइन हुई, ये सेंटर है, आपने कहा सर ये डायमीटर है, गलत। फिर आपने बोला कि सर ये सेंटर है, ऐसे पास हो रही है, ये भी डायमीटर है, गलत। भाई आपकी लाइन दोनों एंड पॉइंट्स पे जाके खत्म हो जानी चाहिए, कहां पर, सर्कमफेरेंस पर। सर्कमफेरेंस के बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए, सर्कमफेरेंस के पहले खत्म नहीं हो जानी चाहिए। बिल्कुल क्लियर है? आपने कहा बिल्कुल। तो आपने कहा सर ये काम तो एक ही चीज कर सकती है, वो है लाइन सेगमेंट। तो बिल्कुल बच्चों, डायमीटर एक लाइन सेगमेंट होता है, नॉट अ लाइन। लाइन एक्सटेंड करी जा सकती है दोनों डायरेक्शन में, तो वो डायमीटर का रूप कभी नहीं लेगी, आपको चाहिए लाइन सेगमेंट, ठीक है? तो ये केस तो वैसे ही क्रॉस हो गया। अब लाइन सेगमेंट में भी अगर ऐसी लाइन सेगमेंट है जो बीच में ही खत्म हो जाती है, तो भी आपका काम नहीं चलेगा। तो आपको चाहिए ऐसी लाइन सेगमेंट जो दो एंड पॉइंट्स पर ही जाकर क्या हो, खत्म हो। तो ये होती है डायमीटर, ये आपका सेंटर। तो ए बी क्या है, सेंटर से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन जो दो अपोजिट पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, कहां पर, सर्कमफेरेंस पे। हैंस इट क्वालिफाइज टू बी अ डायमीटर। जल्दी से नोट कर लेंगे, ठीक है? और सर्किल में क्या एक ही डायमीटर होता है, सर्किल में करोड़ों डायमीटर हो सकती हैं, ठीक है? कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपने आज एक डायमीटर बनाई, मैं दूसरी बना सकता हूं, आप तीसरी बना सकते हो। दिस इज अ डायमीटर, दिस इज ऑल्सो अ डायमीटर, है क्या नहीं है? ये सब डायमीटर है। इस रेडियस वाली लाइन को ही एक्सटेंड कर दूं तो भी डायमीटर है। सो दे ऑल आर डायमीटर्स। तो मैं लिख सकता हूं दिस इज ऑल्सो डायमीटर, दिस इज ऑल्सो डायमीटर। सही बात है। आपने कहा कि सर ये वाली लाइन, मैंने कहा दिस इज ऑल्सो डायमीटर। तो डायमीटर यूनिक नहीं है, रेडियस यूनिक नहीं होता, ठीक है? सेंटर से किसी भी पॉइंट को जोड़ दो सर्किल पे, रेडियस मिल जाएगा। सेंटर से पास होती है कोई भी स्ट्रेट लाइन ले लो जो सर्किल पे ही खत्म हो रही हो बाउंड्री पे, वो डायमीटर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब अपना आता है कॉर्ड ऑफ सर्किल, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों बच्चों? क्योंकि डायमीटर भी एक तरह की कॉर्ड ही होता है। तो अपन समझ लेते हैं कि कॉर्ड इन जनरल क्या होता है, फिर देखते हैं डायमीटर किस कैटेगरी की कॉर्ड है। कब किस कॉर्ड को डायमीटर कहोगे? सारी डायमीटर्स जो है वो कॉर्ड होती हैं, लेकिन सारी कॉर्ड जो है वो डायमीटर नहीं होती। तो कंडीशन देख लेते हैं कि कॉर्ड है क्या, और क्या कंडीशन लगाने पर कोई भी कॉर्ड डायमीटर बनेगी। तो कॉर्ड इज एनी लाइन सेगमेंट टचिंग द सर्किल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन इट्स बाउंड्री। तो आपने कहा बाउंड्री पर टच करने वाले किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन क्या होती है, कॉर्ड। अब इसमें एक कंडीशन खत्म कर दी मैंने, सेंटर वाली बात ही नहीं करी। सोच के देखो, डायमीटर की डेफिनेशन से कंपेयर करो, आप देखोगे कि यहाँ पर बाउंड्री तो यहाँ भी कनेक्ट हो रही है लाइन सेगमेंट ही कॉर्ड है ना, लेकिन सेंटर से पास होना इसके लिए कंपलसरी नहीं है। तो कल से ये भी कॉर्ड हो सकती है,
दिस इज ऑल्सो अ कॉर्ड, दिस इज ऑल्सो अ कॉर्ड, दिस इज ऑल्सो अ कॉर्ड, और ये सेंटर से पास होती हुई भी कॉर्ड ही है। तो सेंटर से पास होना इसके लिए कंडीशन की बात नहीं है, राइट। आप देखेंगे इस फिगर के अंदर सबके सब कॉर्ड है, GH AB CD EF, लेकिन जो है AD इज अ डायामीटर एज वेल। आपने बोला कॉर्ड होने के साथ साथ AD क्या है, एक डायमीटर भी है। सॉरी AD नहीं, AB आएगा यहाँ पर, मिसप्रिंट हो गया मेरे हाथ से, है कि नहीं है बच्चों, गलती से मिस्टेक। तो आप देख सकते हो AB जो है वो क्या होगी, एक डायमीटर, पर सर वो तो कॉर्ड है ना। तो आप देख सकते हो कोई भी कॉर्ड अगर सेंटर से पास होती है तो वो डायमीटर हो जाती है, सिंपल सी बात है। होती कॉर्ड भी लाइन सेगमेंट है, मैं बहुत बार डिफरेंस बता चुका हूँ। लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड करी जा सकती है, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं और रे का एक एंड पॉइंट और एक एक्सटेंशन पॉइंट होता है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट इज अ फिक्स लेंथ फिगर, इसलिए ये लाइन सेगमेंट्स होती हैं। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्किल क्या हो सकती है, आपने बोला वो डायमीटर ही हो सकती है। तुम दिमाग लगा के देखो, आप अपनी बुक्स में भी देखोगे तो बहुत अच्छे से समझा रखा है कि आप कॉर्ड्स ड्रॉ करना शुरू करो EF के पैरेलल, ठीक है। EF छोटा है, EF से पैरेलल कोई भी कॉर्ड बनाओगे ऑब्वियसली से लंबी आएगी, क्योंकि सर्किल ऐसे फट रहा है ना दूर की तरफ अभी, लेकिन फटते फटते सर्किल की भी एक लिमिट है, एक टाइम पर आके सर्किल अपने दूर बिल्कुल फारदेस्ट पॉइंट पे होगा, फिर वापस से सर्किल कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आप पैरेलल लाइंस बनाओगे उनकी लेंथ बढ़ती जाएगी जब तक कि वो AB तक ना आ जाए, लेकिन जैसे ही AB पे आएंगे, आपने एक लेंथ नोट कर ली, फिर आप वापस से जब इसके पैरेलल बनाना शुरू करोगे तो AB से छोटी वापस से आपको कॉर्ड्स मिलने लग जाएगी। इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि सर AB मैक्सिमम लेंथ है जो किसी कॉर्ड की हो सकती है, बट AB तो डायमीटर है, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये MCQ में पूछा जाता है कई बार। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन है, डायमीटर है, विच पासेस थ्रू सेंटर एंड डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तुमने कहा सब कुछ ठीक है, ये कहां से बीच में आ गया। मैंने कहा रोटी, तुम रोटी को सेंटर में से तोड़ते हो, पिज्जा को सेंटर में से काटते हो तो दो पीस नहीं हो जाते, और हर पीस क्या कहलाता है, सेमी सर्कल कहलाता है। हर पार्ट को आप क्या बोलोगे यहाँ पर, सेमी सर्कल। तो आप देख सकते हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, इफ दिस इज अ डायमीटर, दिस पोर्शन इज सेमी सर्कल, सेमी मतलब हाफ सर्कल, दिस इज डायमीटर। तो आप देख सकते हो ये सेमी सर्कल है और ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कहलाएगी, इट वुड बी डायमीटर। तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ सकता है कि सर आपका कॉर्ड बेसिकली करता क्या है, सर्कल्स को दो पार्ट में डिवाइड करता है। अब बच्चों गौर से देखना, ये तो मैंने कहा कि डायमीटर होगा तब सेमी सर्कल है, लेकिन कॉर्ड भी तो डिवाइड कर ही रहा है ना। अगर आप गौर से देखोगे कि ये जो पोर्शन है ये कॉर्ड है, ये सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लाल वाला और ये GH के पूरा नीचे वाला, जिसको मैं कोई और कलर से शेड कर सकता हूँ, ये क्या कहलाएगा। तो आपको जान के खुशी होगी, इसी चीज को मैं आगे बोलने वाला हूं, सेगमेंट, ठीक है। एरिया इनक्लोज बिटवीन आर्क ऑफ अ सर्किल एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। भाई आपकी जो आर्क है सर्किल के सरकमफेरेंस का कोई भी हिस्सा आर्क कहलाता है, पहले तो ये समझ लो, ठीक है। अभी आगे सिखा दूंगा वो भी कि मेजर माइनर आर्क क्या होती है, सब पढ़ाऊंगा डिटेल में। मैं चैप्टर, एक्चुअल चैप्टर तो बहुत बाद में शुरू होगा, वन शॉट रिवीजन का फायदा ये होता है। मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी ऐसा ही पढ़ाता हूँ, हमारी लाइव क्लासेस में भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है। चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से शुरू करो। अगर आपको प्री रिक्वायर्ड कुछ भी नहीं आता है तो मैं सिखा रहा हूँ ना, सर्किल से रिलेटेड जो भी बातें हैं, टेंजेंट क्या होती है, सेकेंड क्या होती है, कॉर्ड क्या है, डायमीटर क्या है, सब पढ़ाएंगे अपन। उसके बाद अपन चैप्टर को उठाएंगे बिल्कुल, ठीक है। 1 घंटा ज्यादा जाता है पूरे ओवरऑल चैप्टर में, कुछ नहीं लगता 1 घंटे में, लेकिन बच्चे के सारे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप हमारे साथ रेगुलर पढ़ना चाहते हो तो आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोटा या कोटा के आसपास रहते हो तो हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, ऑफलाइन बैचेस भी हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और एक गूगल फॉर्म भी दिया है आपकी इंक्वायरीज के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप चाहते हो कि वो डायरेक्ट हम तक पहुंचे, तो आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके रिस्पॉन्स आते ही हमारी जो टीम है वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी, राइट। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, इसी को अपन बोलने वाले हैं सेगमेंट। तो अभी के लिए अपन क्या करने वाले हैं, इसको नोट करने वाले हैं। वीडियो को पॉज करो और छाप लो, ठीक है। तो ये पार्ट्स है, बहुत सारे पार्ट्स है सर्किल के, डिटेल में समझेंगे। चलिए नोट हो गया, तो आगे चलते हैं अपन। अब बात करी जाए सर किस बारे में, आपने बोला कि सर आर्क के बारे में। भाई मैं अभी तक वो वाले पार्ट्स को डिस्कस कर रहा हूं जो लेंथ से रिलेटेड है।
रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, कॉर्ड हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हमारे लिए सर्किल की आर्क। आर्क क्या होती है? मैंने कहा सर्किल की पूरी बाउंड्री, किसी भी चीज की बाउंड्री लेंथ होती है मीटर, सेंटीमीटर या लीनियर यूनिट्स में निकल के आएंगी। डिस्टेंस की यूनिट्स में तुम फुट में नापो, इंच में नापो, फुट का स्क्वायर नहीं होगा, फुट का क्यूब या किसी चीज का क्यूब नहीं होगा, यूनिट लीनियर यूनिट्स में आएंगी। तुमने कहा हाँ। तो मैंने कहा सर्किल की पूरी बाउंड्री को सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर कहते हैं। उससे छोटा कुछ भी आर्क कहलाता है। सेमी सर्कल भी एक बेसिकली हाफ आर्क होती है ना। सेमी सर्कल कैसे बनता है? सर्कमफेरेंस के आधे आर्क से। तो आपने बोला सर्किल का कोई भी हिस्सा, लेंथ वाला हिस्सा, एरिया वाला हिस्सा तो सेक्टर कहलाता है, समझ रहे हो? लेंथ वाला हिस्सा जो है उसको आर्क बोलते हैं। तो आपने बोला एन आर्क ऑफ अ सर्किल इज रेफर्ड टू एज अ कर्व, लीनियर कर्व। ये लीनियर है, ध्यान रखना। दैट इज अ पार्ट और पोर्शन ऑफ सर्कमफेरेंस। तो यहां से आप डिसाइड कर सकते हो व्हाई आई एम कॉलिंग इट लीनियर, क्योंकि लेंथ का हिस्सा है। आर्क लेंथ होती है, ध्यान रखना, नॉट एन एरिया। जैसे कि आपने बोला ये मैंने ये ब्लू क्यों दिखा रखा है भाई, इसको आर्क बोल रहा हूं। ये जो नीचे वाली है ये भी आर्क है, ये ऊपर वाली छोटी है तो माइनर आर्क है, नीचे वाली जो बची हुई है ऐसे ये मेजर आर्क है। लेट मी टेक 2 पॉइंट्स। अगर मैं ए बी बोलता हूं तो आप कंफ्यूज होंगे। ए बी तो यहां से भी पहुंच सकते हैं, नीचे से भी। आप कौन से रास्ते की बात कर रहे हो? तो मैं लिख देता हूं इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को Q। तो मैं ले रहा हूं ए बी वाया P और ए बी वाया Q। तो ए पी बी जो आर्क है ये माइनर है, छोटी दिख रही है ना लेंथ में, और वहीं ए क्यू बी जो आर्क है ये मेजर आर्क है। लेकिन आर्क ही है, दोनों हिस्सा है सर्कमफेरेंस का, पूरा तो सर्कमफेरेंस नहीं है। सिंपल सी बात है। तो आप देख सकते हो आर्क क्या होती है, लेंथ होती है। अब इसी में डिसाइड करना चाहूं तो ये माइनर आर्क होगी, छोटी है, और ये बड़ी होगी तो मेजर आर्क होगी। तो आप देख सकते हो ए बी इज द माइनर आर्क और ए सी बी, ताकि आपको पता पड़े कि भाई हम नीचे वाले रास्ते की बात करें। ग्रीन कलर में जो दिख रखा है डार्क ग्रीन में, ये है मेजर आर्क। अब आपने बोला माइनर मेजर सिर्फ लेंथ से डिसाइड होता है। मैंने कहा नहीं, एंगल से भी होता है। आपकी आर्क के एंड पॉइंट्स को अगर मैं सेंटर से जोड़ूं तो दोनों रेडियस बनेंगे, ऑब्वियसली ये सेंटर ही है। तो ओ और ओ भी तो रेडियस है। तो आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर से जोड़ो और उन दोनों को जोड़ने वाले जो रेडियस हैं उनके बीच में जो एंगल होता है वो सेंट्रल एंगल होता है। इट इज एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। सेंट्रल एंगल की डेफिनेशन क्या बनेगी? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग, जिसकी भी वो आर्क है उस सर्किल की, भाई उसी सर्किल में बात करेंगे ना, ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल। अब ये जिस सर्किल की आर्क है उसी के सेंटर की बात करेंगे। अब ये किसी और के सेंटर पे कुछ भी बना रही है उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? तुमने कहा गई। तो सेंट्रल एंगल पे क्या, मैंने कहा दिमाग लगाओ। सेंट्रल एंगल जब बहुत छोटा होगा 0 डिग्री के आसपास, तब भी ये माइनर और नीचे वाली मेजर, अभी भी माइनर मेजर। तो ये जैसे ऐसे ओ को फिक्स रखो, ओ बी को रोटेट कराओ, तो अभी ओ बी ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर है, जब ये घूमते घूमते बिल्कुल अपोजिट पे आ जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। स्ट्रेट एंगल माने 180 डिग्री। एंगल्स में किसी को कोई भी डाउट हो, एंगल्स का वन शॉट लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करा करो वीडियोस का। मैं उसमें इसके बारे में, टॉपिक्स के बारे में भी डिटेल्स देता रहता हूँ, ठीक है। तो आपको एंगल्स में कोई डाउट हो, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन्स में कोई डाउट हो, पूरा वन शॉट लेक्चर बनाया है। 7, 8, 9, 10 का कोई भी बच्चा उसको बहुत आसानी से देख सकता है, समझ सकता है। तो उसमें बताया था स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री को बोलते हैं। तो आपने कहा जब तक दोनों रेडियस के बीच में एंगल 180 डिग्री से कम है वो वाली आर्क माइनर होगी। तुम दिमाग लगाओ, नीचे वाला जो एंगल है रिफ्लेक्स एंगल, इसी एंगल ए ओ बी का रिफ्लेक्स जो है वो क्या है? 180 से बड़ा है, इसलिए तुम्हारी आर्क मेजर है। एक समय आता है जब माइनर और मेजर में कोई फर्क नहीं रह जाता, दोनों बराबर हो जाती हैं। वो केस होता है सेमी सर्कल वाला केस। नोबडी इज माइनर, नोबडी इज मेजर। देखेंगे 180 डिग्री, ठीक है, ए बी पी ओ सी। तो आप देखना इस केस में क्या होगा। ए पी बी आर्क के लिए सिंबल यूज होता है, इज इक्वल्स टू ए सी बी। इसमें से ना कोई मेजर है ना कोई माइनर है, दोनों सेमी सर्कल है, दोनों सेमी सर्कुलर आर्क है।
बिल्कुल क्लियर। सेमी सर्कल वैसे बेसिकली एरिया नहीं होता, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल अलग चीज़ होती है, ठीक है। सेमी सर्कल बेसिकली किसको बोलते हैं, आर्क को ही बोलते हैं, ठीक है। मैं पहले बता दूं, सेमी सर्कल लेंथ होती है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल एरिया होता है। एरिया इनक्लोज्ड बाय ए सेमी सर्कल वो पाई आर स्क्वायर बाई 2 जो तुम्हें याद है वो होता है, ठीक है। सेमी सर्कल अगर सिर्फ टर्म ये लिखा हुआ है तो वो लेंथ के लिए यूज होता है। मैंने आपको पीछे देखो एरिया के रूप में दिखाया था, मैं दिखा देता हूँ एक बार, कहाँ थी, ये रहा। सेमी सर्कल बेसिकली क्या होती है, आर्क लेंथ होती है। तो यह लिख सकते हो सेमी सर्कल इज अ आर्क। ये एरिया दिखा रखा है क्योंकि एरिया इनक्लोज करता है। ये भी ध्यान रखना, टर्मिनोलॉजीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। तो आई होप कहानी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। छाप लेंगे जल्दी से कि आर्क क्या होती है, सरकमफेरेंस का हिस्सा होता है, लेंथ होती है, ठीक है। सेमी सर्कल भी लेंथ होती है। एरिया सेमी सर्कल का वो मीटर स्क्वायर में, वो तो ऑब्वियसली आएगा ही सर एरिया की यूनिट्स के अंदर। छापो जल्दी से। तो माइनर आर्क, मेजर आर्क, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखो पार्ट्स ऑफ सर्किल में और भी चीजें होती हैं, जैसे कि टेंजेंट होती है, सेकेंड होती है, ठीक है। पर उनका इस चैप्टर में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इस चैप्टर में नहीं बता रहा हूँ। जो मेरा चैप्टर 10 का वन शॉट रिवीजन आएगा, वन शॉट लेक्चर आएगा, ठीक है, किसका, इसी का, क्लास 10 मैथमेटिक्स का, उसमें मैं, क्योंकि वो तो पूरा चैप्टर बना ही टेंजेंट्स के ऊपर है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स वगैरह है, तो वहाँ पार्ट्स ऑफ सर्किल में मैं टेंजेंट की भी डिटेल में स्टडी करवाऊंगा। लेकिन क्योंकि आप लोगों को लेफ्ट आउट फील ना हो, ऐसा ना हो कि सर कुछ पार्ट्स रह गए, तो अपन उनकी बात भी कर लेते हैं। तो ये एक फिगर है, कॉमन फिगर, जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ सर्किल जो लेंथ से रिलेटेड है उनकी मैंने बात करी है। एरिया वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सबसे बेसिक होता है रेडियस, समझा चुका हूँ, डायमीटर समझा चुका हूँ। कॉर्ड की बात करते हैं, तो आप देख सकते हो डायमीटर से हट के मैंने कॉर्ड दिखाई है, बट डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड। तो यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं इट इज ऑल्सो अ कॉर्ड, बल्कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ये रेडियस हो गया। आर्क क्या होती है, तुमने कहा पूरे सर्कमफेरेंस का छोटा सा हिस्सा, एक ही फिगर में सब दिखा रखा है। अब टेंजेंट और सेकेंड क्या होती है, बहुत ध्यान से सुनना। डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट क्योंकि लेंथ फिक्स्ड होती है। रेडियस इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट। आपको पता है लाइन सेगमेंट का डिफरेंस क्या होता है, दिस इज ए बी, ठीक है, ये क्या है, लाइन सेगमेंट। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, लेंथ फिक्स्ड है। चलिए, इसके बाद दूसरा फिगर होता है रे। तो ए और बी, ये होती है रे, ए बी, ठीक है, इसको बोलेंगे रे। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट। इसको एक से मतलब पीछे की तरफ मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता, बट एक इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है, डायरेक्शन होता है बट लेंथ नहीं होती। तो आपने बोला कि सर स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है। जैसे कि सन रेज शुरू सन से होती है, खत्म कहाँ होती है किसी को नहीं पता। जहां ओपेक ऑब्जेक्ट मिल जाता है वहीं शैडो मिल जाती है, वरना सन रेज तो ट्रेवल करती ही चली जाती है, ठीक है। इसके बाद एक तीसरा फिगर आता है, उसको बोलते हैं अपन लाइन। तो लाइन सेगमेंट का मतलब भी समझ में आ जाए, सेगमेंट माने टुकड़ा जिसकी लेंथ फिक्स हो। लाइन की तो कुछ भी फिक्स नहीं होती, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है भाई का, ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। तो आप देखो कि डायमीटर, कॉर्ड, रेडियस, तीनों के तीनों क्या है, लाइन सेगमेंट है। आर्क की भी लेंथ फिक्स होती है, बट ये सेगमेंट इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। सेकेंड क्या होती है, कॉर्ड का ही एक्सटेंशन सेकेंड होता है। कॉर्ड का लाइन वाला वर्जन सेकेंड है। अगर कल से ये कॉर्ड एक्सटेंड कर जाए, चीर फाड़ के निकल जाए सर्किल को, तो ये सेकेंड कहलाती है। तो सेकेंड इज अ लाइन, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। टेंजेंट की भी बात करेंगे, रुक जाओ। तो सेकंड की बात करते हैं। तो आपने बोला कि सर ऐसा नहीं लग रहा आपको कि सेकंड लाइन है तो सेकंड का ही एक हिस्सा कॉर्ड है। मैंने कहा बिल्कुल, मैं तो खुद ही कह रहा हूं। आपने कहा अगर मैं इसका नाम दे दूं P, इसका नाम दे दूं Q, इसका नाम दे दूं A, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम दे दूं B, तो गौर से देखना मैं क्या लिख सकता हूं। PQ इज सेकंड क्योंकि लाइन है, बट AB इज कॉर्ड। तो सेकेंड का ही एक हिस्सा कॉर्ड होता है। तो PQ एज अ होल बात कर रहे हो तो सेकेंड है बच्चों, लाइन है, और AB की बात कर रहे हो तो वो क्या है, एक कॉर्ड है, क्योंकि वो लाइन सेगमेंट है। टेंजेंट क्या होती है, मैंने कहा एक लाइन और एक सर्किल तीन तरीके से रह सकते हैं बच्चों। पहला तो क्या कि लाइन जो है वो सर्किल के बाहर लाई करे, सर्किल को टच ही ना करे। दूसरा तरीका लाइन जो है सर्किल को इंटरसेक्ट करके निकल जाए, यानी कि दो पॉइंट पर टच करे। एक तो लाइन और सर्किल बाहर हो सकते हैं, टेंजेंट का कंसेप्ट यहां से ही आता है।
लाइन एंड सर्किल से। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, ये तो अपन ने देख ही लिया। सेकंड बोलते हैं, इस केस में ये लाइन सेकंड होती है, ठीक है। इस केस में कोई केस बनता ही नहीं है, इस केस में लाइन जो होती है वो टेंजेंट कहलाती है। यहाँ कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आता, यहाँ दो इंटरसेक्शन पॉइंट आते हैं जिसको अपन कॉर्ड बोल देते हैं। उन्हीं दो इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कॉर्ड कहला रहा है। यहाँ सिर्फ एक इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, बेसिकली टच करके निकल जाती है लाइन, छू के निकल जाती है दीवारों को, ठीक है। तो ये हो गई टेंजेंट। तो टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेस द सर्किल एक्सटर्नली, बाहर होती है सर्किल के। सर्किल के अंदर कभी ये लाइन आएगी तो क्या होगा बच्चे, 2 पॉइंट पे कटी आएगी। तो टेंजेंट एक ही पॉइंट पे काटती है, ये इसकी डेफिनेशन है। सर्कल्स वाले चैप्टर में ज्यादा रेलिवेंट है टेंजेंट, यहाँ इस चैप्टर में कोई यूज नहीं आने वाला, ठीक है। अगर समझ में आ गई तो इस एक फिगर को छाप लेंगे, है ना। बड़ा ही प्यारा फिगर है ये। चलिए आगे चलते हैं। तो अब अगर अपन बात करें, सर मुद्दे की बात करो, ये तो आप लोगों ने क्या कर दिया, पार्ट्स ऑफ सर्कल्स की बात कर दी। पार्ट्स ऑफ सर्कल तो बड़े आसान है। अब क्या करोगे, मैंने कहा पार्ट्स खत्म हो गए तो अपन अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि क्या है भाई, चैप्टर का नाम था एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सर्कल का खुद का एरिया पेरीमीटर क्या होता है, पहले उसकी बात कर ले, फिर उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उनकी बात करेंगे, फिर उनके एरिया की बात करेंगे, राइट। तो पेरीमीटर माने क्या, मैंने कहा बाउंड्री, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग वंस अराउंड द सर्कल। एक सर्कल के चारों ओर अगर आप भागोगे तो जितना डिस्टेंस आप कवर करोगे उसी को आप बोलोगे पेरीमीटर या फिर बाउंड्री। समझ में आ गई बात, यानी कि सरकमफेरेंस। क्लियर। लेंथ होती है, कितनी होती है सर, क्या कोई फॉर्मूला है, बिल्कुल है, इसको अपन बोलते हैं 2πr, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल बियर्स, भालू वाला बियर नहीं, बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो विद इट्स डायमीटर। ऐसा देखा गया मैथमेटिशियंस के द्वारा कि अगर एक परफेक्ट सर्कल आप लोगों ने इज्जत के साथ बनाया है, सेंटर वाला वही के इक्वल डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स हैं, मतलब आपने इज्जत के साथ सर्कल बनाया है, कंपास से बनाया है, तो उस सर्कल की डायमीटर और उस सर्कल की बाउंड्री में एक कॉमन रेशियो है जिसको अपन पाई बोलते हैं। समझ में आया। तो आपने बोला दिस कांस्टेंट रेशियो इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर दिस, जिसको बोलते हैं पाई, पी-आई, पाई, ठीक है। तो आपने बोला कि सर जैसे 4 पाई होती थी वैसे ये भी क्या है, सिंगल पाई है। आपने कहा कि सर ये है क्या, मैंने कहा ये रेशियो है। पाई एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, बट इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, नंबर है। ये एक लेटर के रूप में लिखा गया है, बट ये एक नंबर है। 3.14 या 22/7 इसकी वैल्यू निकल के आती है। एक रैशनल है, एक इरेशनल है, ठीक है। पाई एज अ होल इरेशनल होता है, लेकिन जिस 22/7 के फॉर्मेट में आप इसको लिखते हो वो रैशनल है, तो कोई विवाद वाली बात नहीं है, ये इरेशनल ही है। 3.14 वगैरह 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 वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, ठीक है। 22/7 इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू, इट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये आंसर है आपकी एनसीईआरटी की किताब के अंदर। ये क्वेश्चन भी है शायद 9th में या 10th में, कौन सी एनसीईआरटी में है मुझे नहीं पता। वहां सीधा सीधा एक्सरसाइज में यही पूछा गया है कि भैया तुम तो कहते हो कि पाई इरेशनल है, लेकिन तुम पाई को 22/7 भी लिखते हो, जो कि p/q वाली फॉर्मेट है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 और p और q इंटीजर्स भी हैं। तो क्या पाई रैशनल है या इरेशनल, तो उसका आंसर है कि सर पाई इरेशनल ही होता है। 22/7 तो हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए ले लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू 3.14 वाली ही होती है। चलिए इतने ज्ञान के बाद वापस मुद्दे पर आते हैं। मैथमेटिशियंस ने देखा कि भैया डायमीटर और सरकमफेरेंस का एक कांस्टेंट रेशियो है, तो उन्होंने पाया कि सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा पाई निकल के आता, नाप के देखा उन्होंने, तो उन्होंने कंक्लूड करा कि सरकमफेरेंस क्या होगा, पाई इंटू डायमीटर, और डायमीटर तो खुद ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, अभी पढ़ के आए हैं अपन। तो आपने बोला पाई इंटू 2r दैट इज 2πr, यही आपको क्या निकल के आता है, सरकमफेरेंस। जहां पाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 3.14 या फिर 22/7। दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। एग्जैक्ट तो ये भी नहीं, 3.14 के आगे भी कहानी बहुत लंबी चलती है, पर सुनता ही कौन है अपनी, है ना, गरीब आदमियों की कोई नहीं सुनता। तो 3.14 पे अपन इसको छोड़ देते, इसको संतोष करना पड़ता है 3.14 के साथ। एक बात और, जब तक क्वेश्चन के अंदर न दिया जाए, पाई के बारे में कोई कमेंट नहीं किया जाए, तो मैं यही लेनी है 3.14। जहां उसको यूज करवानी होगी वो लिख के देगा कि यूज पाई इक्वल टू 3.14, इसके लिए भी लिख के दे सकता है, पर लिख के नहीं दिया है उस केस में तो तुम्हें 22/7 ही यूज करनी है। याद रहेगा, नहीं रहेगा तो मैं लिख देता हूं, यहां तक छापना शुरू करेंगे आप लोग, ठीक है। यूज पाई इक्वल्स टू 22/7 इन क्वेश्चंस until specified otherwise। मैं पूरा ऑथर वाली मतलब है ना,
किताबें पढ़ पढ़ के वैसी फीलिंग आ गई, वही लैंग्वेज लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन वाली। पाई की वैल्यू 22/7 आपको इस्तेमाल करनी है क्वेश्चंस में, जब तक आपको उसके अलावा कुछ ना दिया जाए, until specified otherwise। क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाई किया गया है कि आपको 3.14 लेनी तो ले लो, नहीं लेनी तो आपको क्या लोगे 22/7 छापेंगे जल्दी से। चलिए अगर छप गया तो आगे की बात करते हैं, विच इज सर क्या बात करवाओगे अब आगे। मैंने कहा कि सर एरिया ऑफ सर्किल की। भाई अभी तक तो अपन ने 2 टॉपिक है ना, अपन ने से पेरीमीटर कवर किया है। लेट अस टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज नेम्ड एरिया। एरिया क्या होता है, आपने बोला किसी भी सर्किल का एरिया सर पाई आर स्क्वायर होता है या पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है। अगर आपको रेडियस के टर्म्स में एरिया निकालना, बच्चों दोनों याद होने चाहिए। मैंने अक्सर देखा है क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए डायमीटर देता है, तुम जल्दबाजी में ये फॉर्मूला लगा के आ जाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि हाँ डी को 2r तो लिख लेंगे बाद में, फिर तुम लिखते नहीं हो। तो आप इसमें भी याद रख लें कि आपका जो डायमीटर होता है वही डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। तो आपने कहा कि सर पाई आर स्क्वायर है, तो मैंने कहा रेडियस की जगह क्या लिख दो, d/2 लिख दो। जैसे r की जगह d/2 रखोगे तो उसका स्क्वायर होगा, तो d²/4 निकल के आएगा। तो r रेडियस है, d डायमीटर है, ये आपके सर्किल का एरिया होता है, राइट। तो आप देख सकते हो रेडियस अगर आपके सर्किल की r है तो सरकमफेरेंस होगा 2πr, एरिया होगा πr स्क्वायर, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाफ सर्किल की बात भी कर लेते हैं, 1/4 सर्किल की बात भी कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, आपने बोला हाफ सर्किल का एरिया, अगर ये डायामीटर है तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। वैसे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब हाफ होता है, वैसे क्वाड का मतलब 1/4 होता है। तुम देखते हो ना क्वाड, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स वाला, तो क्वाड मतलब 4 और क्वाड्रेंट का मतलब 1/4। तो सर्कल का 2 डायमीटर बनाऊंगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स, ये पोर्शन कहलाएगा क्वाड्रेंट। चारों ही क्वाड्रेंट है वैसे तो इसमें, ठीक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये और ये दोनों की दोनों डायमीटर है, क्लियर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल πr²/2 और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा πr²/4। तो आप इजीली देख सकते हो कि दोनों के दोनों क्या है, 1/4 ऑफ अ सर्किल है। छाप लेंगे बड़े ही प्यार से इन चीजों को, वीडियो को पॉज करो छापो, ठीक है। तो ये तो हो गई जनरल बातें कि सर सर्किल्स का एरिया पैरामीटर खुद क्या होता है, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं इससे रिलेटेड आइटम्स की। सर रिलेटेड आइटम्स माने, मैंने कहा देखो बच्चों अभी सर्किल स्टैंड अलोन है, कई दफा ऐसा होता है कि एक ही सेंटर पे 2 सर्किल बने होते हैं, कोसेंट्रिक सर्किल बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सॉरी। तो आपने बोला कैसे, मैंने कहा सेम सेंटर पे आप अपने कंपास की जो नीडल है वो सेम सेंटर पे रखो और पेंसिल को पहले तो ऐसे घुमाओ, फिर ओपन करके और घुमाओ, फिर ओपन करके और घुमाओ, तो आप कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बना रहे हो जिनका सेंटर सेम है पर रेडियस कम ज्यादा है। आपने कहा अच्छा, तो मैंने कहा अगर ऐसे 2 सर्किल दिए तो उनके बीच का एरिया यानी कि वो जो रिंग बनती है उसका एरिया कैसे निकालोगे, मैं दिखा देता हूँ। ये वाटर बॉटल दिख रही है आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हो गौर से, ये सेंटर है, ये आउटर वॉच सर्किल है, और इसके अलावा आप बीच देख सकते हो, बीच में इतना मोटा मोटा कुछ आपको दिख रहा है, ये रिंग है, ठीक है। तो आप इस, ये कैमरा के अंदर भी दिख रही है मुझे इस तरीके से रिंग्स। तो आप देख सकते हो कि बेसिकली इस रिंग का अगर मुझे एरिया निकालना है तो बड़े सर्किल में से अगर छोटा सर्किल हटा दूं मैं तो ये मेरे पास रिंग बचेगी, सही बात है। तो आपने बोला कि सर एरिया इनक्लोज बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मान लो बड़े वाले सर्किल का रेडियस कैपिटल आ रहा है, छोटे वाले का स्मॉल आ रहा है, तो आप रोटी में बना के देखो कैसे करोगे। आप मम्मी करती होगी ना कई बार, अगर मान लो छोटी आपको पूरी बनानी है बड़ी में से, तो बड़ी रोटी को बेल लो, उसमें से फिर आप कटोरी का कुछ रख के कट कर लो, तो जैसे उस हिस्से को बाहर निकालते हो बचा हुआ पोर्शन ऐसा बचता है, ऐसा ऐसा बचेगा, उसको वापस से फिर अपन रोल करके आटे में मिला लेते हैं, तो आपको एक परफेक्ट गोल रोटी मिल जाती है, ठीक है। बहुत से लोग करते हैं ऐसा, जो जिनको जैसे फूड ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं ना, आप बोलोगे सर इतनी परफेक्ट रोटी तो कौन ही खाता है, खाने वाली बात नहीं है। बहुत से लोगों को ऐड शूट करा रहे होते हैं अपने रेस्टोरेंट वगैरह के, तो वो ऐड में तो परफेक्ट दिखाएंगे ना चीज़ों को, तो उसके लिए परफेक्शन के लिए आती है। आप वो खाते हो गोलगप्पे पानी बताशे, एक तो चौड़े वाले होते हैं, बिल्कुल गोल वाले भी होते हैं, वो भी बच्चों ऐसे ही बनाए जाते हैं, ठीक है, मोल्ड्स होते हैं उनके। तो आपने कहा इसे जो पोर्शन बचता है ये निकालने के बाद, यही तरीका हम यहाँ भी तो यूज कर सकते हैं सर रिंग का एरिया निकालने के लिए। बड़े में से छोटा सर्कल माइनस कर दो, तो बच्चों अगर आपको ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, तो ये कितना हो जाएगा, आपने बोला कि सर ये एरिया हो जाएगा पाई ऑफ बड़ा सर्किल का स्क्वायर माइनस छोटे सर्किल के रेडियस का स्क्वायर। आता कैसा है सर, इफ आर एंड स्मॉल आर आर रेडिया, रेडिया क्या है प्लूरल ऑफ रेडियस,
रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, देन एरिया इनक्लोज्ड बाय द टू सर्कल्स वुड बी, बड़े सर्कल के एरिया दैट इज कैपिटल पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे सर्कल का एरिया यानी कि पाई ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लूंगा तो यही निकल के आएगा जो मैंने ऊपर लिखा है। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तुम्हें आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपका है एरिया इनक्लोज बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली है ये चीज भी, ठीक है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस में बड़े आराम से इस्तेमाल होगी है, छाप लेंगे जल्दी से। चलिए अब कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं जो आपके काम आने वाले हैं, ठीक है सर। जैसे कि मैंने कहा व्हील का रोटेशन, इस तरह के क्वेश्चंस आपके हैं 12.1 एक्सरसाइज के अंदर भी हैं। मैंने 12.1 एक्सरसाइज का वीडियो ऑलरेडी शूट कर दिया है, ठीक है। वन शॉट लेक्चर के पहले ही हो चुका था, वो अपलोड हो सकता है कि इसके बाद हो। तो उसमें भी आपके एक क्वेश्चन ऐसा है कि भाई व्हील, जो कार का व्हील है वो इतने डिस्टेंस चलता है ना, तो इतने 11 मिनट में 15 मिनट में कितना रेवोल्यूशंस करना पड़ेगा उस व्हील को, ठीक है। तो कार की स्पीड दे रखी होती है, निकाल लो 11 मिनट में कितनी गाड़ी चली है। अब देखते हैं कि गाड़ी कितना चलती है एक रोटेशन में, सॉरी रेवोल्यूशन में। जब व्हील एक बार रिवॉल्व करता है उसमें गाड़ी उसके सरकमफेरेंस के बराबर आगे चलती है। तुम दिमाग लगाओ ना, ये पहिया है, ठीक है। तो ये पहिया जब पूरा घूमेगा, ये जो मेरा अंगूठा नीचे है घूम के जब मेरा अंगूठा वापस से नीचे आएगा, ये पहिया आगे बढ़ चुका होगा, कितना बढ़ेगा? तुमने कहा जितना सरकमफेरेंस होगा। सर इसको करके कैसे देखेंगे? मैंने कहा ऐसा एक सर्किल लो, यहाँ पर कलर लगा दो, ठीक है, पूरे पे कलर लगा दो इस जगह पर। तो जैसे कि चलेगा तो आप देखना यहाँ पर मार्क होगा कलर का, आपने एक मार्क लगा दिया बहुत डार्क। अब इसको पूरे को घुमाओ, पूरे को घुमाओ, पूरे को घुमाओ, और जब ये पॉइंट वापस से नीचे आएगा ऐसे घूमते 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 तो एक टाइम ऐसा भी होगा जब ये कहाँ होगा, बीच में होगा। तो घूमते 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 जब ये वापस नीचे आएगा तो वापस से कलर लग जाएगा जमीन पे। आप टायर को हटा दो, अब वो दो कलर वाले बैंड्स को आप नाप लो, उसका डिस्टेंस कितना देखना हो, सरकमफेरेंस के बराबर निकल के आएगा। तो इससे ये पता पड़ता है कि एक सर्कल एक रेवोल्यूशन में अपने ही सरकमफेरेंस के बराबर लीनियर डिस्टेंस चलता है। रेवोल्यूशन तो सर्किल में होता है ना बच्चों, तो आप देख सकते हो लीनियर डिस्टेंस। बहुत सी बुक्स में डायरेक्ट डिस्टेंस लिखा हुआ है, बट ऐसा गलत है, आप लीनियर बोल रहे हैं उसको। लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय अ रोटेटिंग व्हील इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू इट्स सरकमफेरेंस, ठीक है। इसलिए बच्चों एक ट्रक का व्हील जब रोटेट करता है, रेवोल्व करता है, तो वो एक कार के व्हील से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। एग्जाम्पल के लिए एक्टिवा और तुम्हारी बाइक देख लो, ठीक है। एक्टिवा के पहिया छोटे होते हैं, स्कूटीज के पहिए छोटे होते हैं, तो एक रेवोल्यूशन में वो डिस्टेंस भी कम चलते हैं। तो उन्हें सेम स्पीड मेंटेन करने के लिए ज़्यादा आरपीएम चाहिए होता है, साफ बात है, ठीक है। सेम डिस्टेंस चलने के लिए ज़्यादा उनको रेवोल्यूशंस करने पड़ते हैं पर मिनट। अब आप सोचो कि ट्रक, मान लो ट्रक का सरकमफेरेंस है 100 सेंटीमीटर और एक्टिवा का है 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मान लो, हाफ इतना मान भी सकते हो, होता भी है टायर में डिफरेंस, ठीक है। तो आप देख सकते हो ट्रक जो है वो एक रेवोल्यूशन में 100 सेंटीमीटर चल लेगा, तुम्हारी गाड़ी को 2 रेवोल्यूशन करने पड़ेंगे उसी 100 सेंटीमीटर के लिए, समझ रहे हो। तो आरपीएम की पावर होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि व्हील का साइज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी कार की स्पीड वगैरह या फिर आरपीएम चेक कर रहे होते हो। खैर ये बात की बातें हैं, मैं थोड़ा सा क्या है मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरे को ज़्यादा शौक है इन चीज़ों का आरपीएम वगैरह का नापने का, इसलिए बता रहा हूँ। पर ये प्रैक्टिकल बातें हैं बच्चों, समझा करो इन चीज़ों को, है ना। ये तो प्रैक्टिकल बात है ना कि एक ट्रक को सेम डिस्टेंस चलने के लिए टायर एक बार घुमाना पड़ रहा है, तुम्हारी एक्टिवा को 2 बार घुमाना पड़ रहा है, अगर उसके टायर में और तुम्हारे टायर में सरकमफेरेंस में हाफ का डिफरेंस है। क्लियर है? चलिए, तो आपने बोला कि लीनियर डिस्टेंस कितना होता है, सरकमफेरेंस के बराबर। ये क्वेश्चंस में यूज होता है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दूसरा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट। तुमने कहा कितने रेवोल्यूशन, मैंने कहा 1 मिनट में गाड़ी कितना चली निकाल लो। अब गाड़ी का चलना किसकी वजह से हुआ हो, रेवोल्यूशन की वजह से। तो 1 मिनट में गाड़ी कितना चली, मान लो 100 किलोमीटर चली साहब, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और आपने कहा कि एक रेवोल्यूशन में गाड़ी 1 किलोमीटर चलती है, तो कितने रेवोल्यूशन हुए, 100/1। कैसे निकाला, लीनियर डिस्टेंस ऑल अपॉन नंबर ऑफ क्या, लीनियर डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस, यानी कि एक रेवोल्यूशन में गाड़ी कितना चलेगी। तो देख सकते हो डिस्टेंस मूव इन 1 मिनट, 1 मिनट में निकालना है, तो 1 मिनट में गाड़ी कितना चली और एक रेवोल्यूशन में गाड़ी कितना चलती है, यानी कि सरकमफेरेंस कितना है गाड़ी का, वो लगा दो, तो आपको निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हुए। कैसे आया बच्चों ये, आपने कहा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, सर एक रेवोल्यूशन में गाड़ी चलती है सरकमफेरेंस के बराबर, ठीक है। तो मान लो n रेवोल्यूशंस लगे होंगे ये डिस्टेंस बनाने में, ठीक है भाई। एक रेवोल्यूशन में गाड़ी सरकमफेरेंस के बराबर चलती है, तो मान लो n रेवोल्यूशन लगे, n सरकमफेरेंस मुझे यूज करने पड़े ये डिस्टेंस बनाने के लिए, तो n क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस, वही लिखा हुआ है फॉर्मूला। यूनिटरी मेथड है, ठीक है। चलिए यूनिटरी मेथड क्या होता है, 10 चॉकलेट 5 रुपए की, 10 चॉकलेट
₹5 की, इस स्टेटमेंट से दो बातें निकल सकती है, ₹1 में कितनी चॉकलेट आएगी और एक चॉकलेट कितने रुपए की आएगी। ये यूनिटरी मेथड होता है, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट तो किसके ऊपर है, व्हील और रेवोल्यूशन के ऊपर। तीसरा रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, अगर दो सर्किल बाहर से टच कर रहे हैं एक दूसरे को, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द, क्या होता है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। गलत लिखा हुआ है बच्चों, ये मिसप्रिंट है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ रेडियस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई, ठीक है। एक बार और काटूंगा बड़े ही प्यार से, ये तो आप देख सकते हो कि अगर दो सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो आपका सर दोनों सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2 के बरोबर। ये डिस्टेंस कितना निकल के आएगा बच्चों, R1 प्लस R2, दोनों के बराबर। वैसे ही बच्चों, इफ टू सर्कल्स टच इंटरनली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। यस, मैं टाइप करते टाइम नींद में था शायद, है ना, यहाँ पर मैं नींद में नहीं था। तो डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, इससे तुम्हें समझ में आता है, कॉपी पेस्ट नहीं करता, मैं टाइप करता हूँ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो दोनों सर्किल जब इंटरनली टच करते हैं तो आप देख सकते हो दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। भाई इसका रेडियस तो मैं मान लेता हूँ कैपिटल R, इस छोटू से का मान लेता हूँ मैं स्मॉल r, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये स्मॉल r होगा। अब दिमाग लगाओ ये कितना निकल के आएगा, दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस पूछा जा रहा है मेरे से, ठीक है। चलो एक काम करो, इसको दिखाता हूँ स्मॉल r, एक ही बात है, ठीक है। तो आपने बोला सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस ये निकल के आएगा, तो मैंने कहा क्या निकल के आएगा बेटा, तुमने बोला कि सर AB, तो मैंने कहा कितना होगा, तुमने बोला कि सर पूरे में से ये माइनस कर दूंगा तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r, है ना। अगर मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ P, तब तो समझ ही जाओगे आप। तो AP में से अगर मैं BP माइनस कर दूं तो मुझे AP की प्राप्ति होगी। AP यानी कि कैपिटल R में से BP यानी कि स्मॉल r हटा दूं तो मुझे AB मिल जाएगा, जो कि सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। तो स्मॉल r कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये R जैसा लग नहीं रहा, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो ये आपके कंसेप्ट है, छाप लेंगे जल्दी से। फिर अपन बात करते हैं कुछ चीज़ों की जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के लिए थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेक्टर और सेगमेंट की बात करने वाले हैं अब अपन। चलिए नोट हो गया, बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं किसके बारे में, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, आपने कहा जैसे आर्क आपने बताया था सरकमफेरेंस का हिस्सा, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल के एरिया का एक छोटा सा हिस्सा। क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर था, सेमी सर्कल भी एक सेक्टर था। सर्कल खुद तो सर्कल है ही सरी, और है ना, वो तो सेक्टर होगा नहीं। तो सेक्टर क्या होता है, द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज डिफाइंड, देखिएगा, डिफाइंड एज द एरिया, ऑब्वियसली एरिया वाला पार्ट है, एनक्लोज्ड किसके बीच में, बाय द टू रेडियाई एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। तुमने कहा है, मैंने कि जी, जैसे मान लो ये कोई भी आपकी आर्क है AB, तो आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर से जोड़ दूं तो इस एंगल को सेंट्रल एंगल कहते थे, वो गया साइड में, इस एरिया को सेक्टर बोलेंगे। आया समझ में, आपने कहा तो सर ये नीचे वाला भी सेक्टर ही होगा एक तरीके से देखा जाए, नीचे वाली भी तो मेजर आर्क है। मैंने कहा क्या बोला आपने, सर मेजर आर्क, तो मैंने कहा नीचे वाला भी सेक्टर है, वो मेजर सेक्टर ही है, माइनर सेक्टर। सेक्टर क्या होता है एज अ होल, समझ में आया, आर्क और कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस के बीच में बनने वाला एरिया कहता है सेक्टर ऑफ सर्कल। क्लियर। तो आप देख सकते हो सेक्टर क्या है, सर्कल और आर्क के बीच में, ये आर्क है AB और O सेंटर है, तो AOB क्या कहलाएगा आपका, सेक्टर। अच्छा मैं लिख देता हूँ, OAPB क्या कहलाएगा, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर AOB तो ये भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो नीचे वाला पिंकी वाला जो सेक्टर है उसकी बात कर रहे हैं, तो पिंकी प्रॉमिस है बच्चों की ये माइनर सेक्टर ही है, ठीक है। चलिए, तो माइनर मेजर क्या होता है, आपने बोला कि सर सेंट्रल एंगल पे डिपेंड करती है ये बातें भी। अगर किसी सेक्टर का सेंट्रल एंगल 180 से छोटा है तो माइनर है, 180 से बड़ा है तो मेजर है। इफ सेंट्रल एंगल इज लेस देन 180 डिग्री देन
इट इज क्या, माइनर सेक्टर। इफ सेंट्रल एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री then it is मेजर सेक्टर, तब वो मेजर सेक्टर कहलाएगा। और सेंट्रल एंगल 180 डिग्री के बराबर आ गया, सबसे प्यारा केस है ना, बड़ा ही मंगल अवसर हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा, ना वो सेक्टर रहेगा ना वो सेगमेंट कहलाएगा, वो सेमी सर्कल कहलाएगा। सेक्टर सेगमेंट के बराबर हो जाएगा। सेक्टर की शेप ऐसी आ रही है, सेगमेंट की कैसी आती है, ये पिज्जा जैसी शेप है, पिज्जा की स्लाइसेस आप ऐसे काटते हो, केक आप ऐसे कट करते हो, पाई ऐसे काटते हो, रोटी जिस तरीके से आप तोड़ते हो उसके बाद रोटी को खोलोगे तो वो सेगमेंट की शेप आती है। दिमाग लगाओ, सेक्टर सेगमेंट बड़ी ही अलग अलग शेप्स लग रही है, लेकिन अगर थीटा 180 डिग्री हो गया, सेंट्रल एंगल 180 हो गया तो ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, ना कोई सेक्टर ना कोई सेगमेंट, सब सेमी सर्कल हो जाएगा। तो मैं आगे लिखा दूंगा ये बात, पहले मैं सेगमेंट भी पढ़ा दूं। मैं बता दूंगा कि जिस दिन सेंट्रल एंगल 180 हो गया, सेक्टर इक्वल्स टू सेगमेंट इक्वल्स टू सेमी सर्कल। तो मेजर माइनर समझ में आया बच्चों? आप देख सकते हो ये जो एंगल है 180 से ज्यादा है इसलिए मेजर है, ये छोटा है तो माइनर है। क्लियर? अगर क्लियर हो गया तो छाप लेंगे बड़े ही प्यार से, प्रेम से। देखो जहां भी नोट कर रहे हो डायग्राम पेंसिल से बनाना, साफ बात है। हो गया क्या, है ना? तो आर्क और रेडियस के बीच में बनने वाला एरिया क्या कहलाएगा? सेक्टर। वैसे ही आर्क और कॉर्ड के बीच में बनने वाला, तुमने कहा कॉर्ड का दिख गई आपको, मैंने कहा देखो बच्चों ये अपनी इच्छा है कि अपन क्या क्या ज्वाइन कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। देखो ए बी मैंने आर्क दी, ठीक है, तुमने अपनी इच्छा से ओ ए ओ बी जोड़ दिया तो तुमने सेक्टर बना लिया। इनकेस तुम ओ ए और ओ बी नहीं जोड़ते, तुम ए बी को ही जोड़ देते तो ये लाइंस आती ही नहीं, तो उस केस में जो नीचे आपको हिस्सा मिलता है वो सेगमेंट कहलाता है। फिर सीधी सी बात है। तो सेगमेंट क्या होगा बच्चों? सेगमेंट द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कॉर्ड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। वहां पर क्या था बच्चों? रेडियस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। यहाँ क्या है? कॉर्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। नाराज हो गया तो यार। कॉर्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क इन अ सर्कल इज कॉल्ड अ सेगमेंट। तो आप देख सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क यानी कि आपने एक आर्क ली, उसके एंड पॉइंट्स को सेंटर से जोड़ने की बजाय आपस में ही जोड़ दिया तो कॉर्ड मिल जाएगी। जैसा कि ये है भाई, मैं चाहता तो बी और सी को अगर ओ बी और ओ सी करता तो मुझे सेक्टर मिल सकता था पूरा का पूरा इस तरीके से, ठीक है, पर मैंने इनको आपस में जोड़ना सही समझा तो मुझे क्या मिल गया? सेगमेंट मिल गया। सो आई गॉट अ सेगमेंट। अब क्योंकि सीधी सी बात है, ये छोटा है तो माइनर है, बड़ा है तो मेजर है। पर्सन यहाँ तो सेंट्रल एंगल की बात हो ही नहीं रही, मैंने कहा होती है बच्चों। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए मजबूरी है तुम्हें ओ बी ओ सी को जोड़ना पड़ेगा। तो कॉर्ड का सेंट्रल एंगल भी वही होगा ना जो किसका होगा? ऑब्वियसली आर्क का होगा, सीधी सी बात है ना? तो आप देख सकते हो आपका सेंट्रल एंगल को बहुत से लोग इसीलिए सेक्टर एंगल भी बोलते हैं। सेंट्रल एंगल तो जनरल नाम है, सेक्टर एंगल भी बहुत लोग बोलते हैं कि सेक्टर का एंगल। तो तुम बोलोगे सर ये तो सेगमेंट है, तो इसके लिए क्यों आप सेक्टर एंगल बोल रहे हो? सेगमेंट एंगल बोल लो। मैंने कहा बोल लो, पर सीधी सी बात है तुम्हें वो निकालने के लिए भी ओसी ओ बी और ओसी ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर ये शेप तो सेक्टर जैसी ही बनेगी। क्लियर है ना? तो यहाँ भी वही तरीका है माइनर मेजर निकालने का। ये माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, रीजन वही है कि सेंटर से जोड़ने पर कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को अगर सेंट्रल एंगल 180 से अंदर अंदर आ रहा है तो क्या कहलाएगा? आपने बोला कि सर माइनर सेगमेंट। ज्यादा आ रहा है तो क्या कहलाएगा? मेजर सेगमेंट। सही बात है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके छाप लो जल्दी से। छाप लिया? चलिए सेगमेंट की बात करते हैं। सेक्टर, सेगमेंट एंड आर्क ऑफ अ सर्किल की एक साथ। तो सर एक फिगर में समझने में बड़ा मजा आता है। तो आप देख सकते हो आर्क क्यों बीच में लाया हो? सर ये तो लेंथ वाला एलिमेंट है। एरिया में क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि बच्चों दोनों बन तो आर्क से ही रहे। अब ये सेंटर है मान लो, तो आर्क को सेंटर से जोड़ दूंगा तो सेक्टर बन जाएगा, आपस में जोड़ दूंगा तो सेगमेंट बन जाएगा, बात खत्म। दोनों के दोनों माइनर सेक्टर माइनर सेगमेंट है ये, ठीक है। मेजर की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, आपको दिखाने के लिए। तो हरा वाला सेक्टर, नीला वाला सेगमेंट, लाल वाला आपका आर्क। क्लियर? एक पिक्चर में सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो सेंटर से आर्क के अगर एंड पॉइंट जोड़ूंगा तो क्या कहलाएगा बच्चों? सेक्टर। और अगर आर्क के एंड पॉइंट्स को आपस में ही जोड़ दूंगा तो सेगमेंट कहलाएगा, क्योंकि ये कॉर्ड बन जाती है, ठीक है। वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फिगर है, समझाने लायक इसमें कुछ है नहीं, पर बना लो, ये बहुत अच्छा फिगर है। मुझे दिख गया तो उठा लिया मैंने, ठीक है।
अच्छा लगा मेरे को फिगर, ही एक फिगर में आपको सब कुछ समझा दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं सर मुद्दे की। अभी तक मुद्दे से हट के बात कर रहे थे, मैंने की ऑब्वियसली मेरी आदत है वो तो, है ना। देखो क्या होता है कि यार मैं वन शॉट के नाम पर ना खुश कर सकता हूँ आपको कि 15 मिनट में चैप्टर करा दूं, क्योंकि मेन तो यही है फॉर्मूला, सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया, खत्म। बट बात क्या होती है ना बच्चों की, फिर यार उसमें मजे वाली बात नहीं है। जो बच्चा बेसिकली वो तो आपको बुक्स में ही मिल जाएगा, आप एनसीईआरटी के लास्ट पेज को देखना जहाँ एक्सरसाइज खत्म होती है, नॉर्मली ऑप्शनल जो भी एक्सरसाइज खत्म हो रही है तो लास्ट पेज पे समरी होती है, उसमें मिल जाएगी ये बातें। तो आपको हर बुक के अंदर समरी मिल जाती है, बट बच्चे को वही तो नहीं समझ में आ रहा होता कि यार ये समरी आई कहाँ से। प्री रिक्वायरमेंट होते हैं, बच्चा यही सोच रहा है, उसने डेफिनेशन पढ़ ली सेक्टर सेगमेंट की, कॉर्ड क्या होती है उसको ये नहीं पता, कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क क्या होती है, आर्क लेंथ होती है कि एरिया होता है। तो मेरी आदत है वो कराना, मैं वो भी करवाऊंगा कि 15 मिनट में आपको समरी दे दूं, पर उनको मैं इसलिए अपलोड नहीं कर रहा हूं क्योंकि यार टेक्निकली देखा जाए, मैं खुद मुंह से कह रहा हूं, एनसीईआरटी के पीछे का पोर्शन पढ़ लो, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल के पीछे की समरी पढ़ लो, मोर देन इनफ है भाई, वही है, ठीक है। तो तरीका ऐसे ही होता है, पहले आपको 12-15 घंटे लगते हैं एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, है ना, फिर उसके बाद आप 5 घंटे में रिवीजन करते हो, फिर आप वन शॉट रिवीजन 2 घंटे में करते हो, फिर लास्ट में चौथा रिवीजन जो होगा वो 15 मिनट का होता है, क्योंकि सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। तो लास्ट जो रिवीजन होगा फिर वो 15-15 मिनट का आपको करना है एग्जाम के जस्ट पहले, ताकि आपका 5 से 6 घंटे में पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज हो जाए, तब आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना होता। ये डिटेल्ड रिवीजन है, ठीक है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, इसी की प्लेलिस्ट के अंदर आएगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जिसमें इस चैप्टर का 15 मिनट में करा दिया जाएगा, यही फॉर्मूले पढ़ा के, तो बेसिक समरी होगी। पर पहले ये पढ़ो, ठीक है, उसके बाद वो पढ़ना है। एग्जाम्स पास आ रहे तो तुम देख लो यार, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा गैप भी काफी अच्छा दिया है इस बार 2023 में, जो तुम्हारे बोर्ड्स हो रहे हैं काफी ज्यादा क्या है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा तुम्हारा टाइम टेबल, 9 दिन का गैप आ रहा है, 9 या 10 दिन का गैप है बीच में, एसएसटी है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों निकल के, मेरे हिसाब से शायद तुम्हारा हिंदी का पेपर और मैथ्स का पेपर है, ठीक है, पहला इंग्लिश का है फिर साइंस का है, तो वो दोनों खत्म हो गए, अब 10 दिन का गैप है, तो तुम देख लो। मैथ्स में फिर इंडिविजुअल गैप तो आ ही रहा है, तो टोटल गैप है 10 दिन का, तो यूटिलाइज करो चीज़ों को, ठीक है। चलिए एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल की बात करते हैं। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सेक्टर एंड थीटा बी द सेक्टर एंगल, देन मान लो कि आर रेडियस है किसी सेक्टर का और थीटा क्या है, सेक्टर एंगल है, उस केस में एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकल के आता है, एरिया ऑफ सेक्टर आता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ आर्क निकल के आती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तुमने कहा कैसे आया, कुछ तो बताया नहीं, आपने डायरेक्ट लिखा दिया, अभी तो ज्ञान दे रहे थे कि फॉर्मूला डायरेक्टली मत पढ़ो, मैं समझाऊंगा, अब क्या हो रहा है, मैंने कहा लिखाऊंगा, रुक जाओ। सर्किल का एरिया कितना होता है, तुमने कहा पाई आर स्क्वायर, मैंने कहा अच्छा। अब मुझे बताओ कि सर्किल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, तुमने बोला पूरा 360 डिग्री, तो मैंने कहा क्या मैं कह सकता हूँ कि सर्किल इज एन आर्क ऑफ 360 डिग्री, तुमने कहा बिल्कुल, जैसे ये एपी भी एक आर्क है थीटा डिग्री की, वैसे ही इसको बड़ा करते जाऊंगा तो एंगल बड़ा होता जाएगा, तो क्या मैं पूरे सर्किल को कह सकता हूँ इट इज एन आर्क ऑफ 360 डिग्री, तुमने कहा बिल्कुल। तो आप लिखो एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, आर इज रेडियस। सर्कल की जगह क्या लिख सकता हूँ, आपने बोला कि सर सर्किल है आर्क ऑफ 360 डिग्री, तो मैं लिख सकता हूँ इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ एन आर्क ऑफ, या फिर आर्क सबटेंडिंग 360 डिग्री एट सेंटर, या सेंट्रल एंगल 360 डिग्री, कुछ भी बोल लो, आर्क ऑफ 360 डिग्री इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है, 10 चॉकलेट 5 रुपए की, तो एक चॉकलेट 10/5 की, तो 360 डिग्री की आर्क पाई आर स्क्वायर बनाती है, तो 1 डिग्री की आर्क कितना बनाएगी, आप सोचो ना, एक सर्किल के 360 में हिस्से कर दूं 1-1 डिग्री वाले, तो पूरा एरिया 360 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वैसे पिज्जा में होता है ना, पिज्जा के अगर तुम 4 पार्ट करते हो तो एरिया भी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, मैं 360 पार्ट कर दूंगा तो 360 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 1-1 डिग्री के मैंने कितने सेक्टर बना दिए, 360, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ एन आर्क ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 and implies that area of an arc, basically area of an arc क्या, enclosed, area enclosed by an arc, ठीक है, तो area enclosed by an arc of theta is equals to pi r square by 360 into theta। भाई एक चॉकलेट इतने रुपए की, तो थीटा चॉकलेट कितने की, थीटा रुपीस की, तो फाइनली कंक्लूड मैं करके लिख सकता हूं इसको, this implies that
एरिया ऑफ अ सेक्टर विद सेक्टर एंगल थीटा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वेरीफाई करवाऊं भाई, थीटा के हिसाब से ही आपका एरिया चेंज हो रहा है। सेमी सर्कल में थीटा कितना होता है, तुमने कहा 180 डिग्री बनाता है, मैंने कहा रखो 180 बाई 360 कितना होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट ही है, क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है सर, क्वाड्रेंट का सेंट्रल एंगल या सेक्टर एंगल 90 डिग्री होता है। आप देख सकते हो क्वाड्रेंट की जो आर्क है वो 90 डिग्री बना रही है सेंटर पे, रखो 90 अपॉन 360 1/4 होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 लिखाया था अभी पीछे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऐसे निकल के आता है। तो दिस इज हाउ आई अचीव्ड दिस फॉर्मूला। ये तो इस फॉर्मूले का क्या है, ये पूरा का पूरा प्रूफ है। दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला किस बारे में है कि लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 ऑफ 2 पाई आर। ये थीटा बाई 360 का फ्रैक्शन है किससे, एरिया से। तो आपने बोला कि ये जो एपीबी की लेंथ है ये कितनी है, थीटा अपॉन 360। मैंने कहा बड़ा सिंपल है, देखो कैसे आती है सर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, आपने बोला 2 पाई आर। मैंने कहा सरकमफेरेंस भी तो एक आर्क है, तुमने कहा बिल्कुल है। मैंने कहा कितने डिग्री की आर्क है, 360 डिग्री की, ठीक है। तो आपने कहा सरकमफेरेंस की जगह लिख सकता हूं मैं लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ 360 डिग्री को 2 पाई लिख सकता हूं, या फिर लेंथ ऑफ एन आर्क हैविंग सेंट्रल एंगल 360 डिग्री, लेंथ ऑफ एन आर्क सबटेंडिंग एंगल 360 डिग्री एट सेंटर, वो 2 पाई आर है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ 1 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन 360, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ थीटा डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो आप देख सकते हो एक चॉकलेट की कॉस्ट इतने रुपए, तो थीटा चॉकलेट की थीटा रुपीस, मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेक्टर एंगल जिसका थीटा हो उसकी आर्क लेंथ क्या होती है इन जनरल, थीटा अपॉन 360 ऑफ 2 पाई आर। यानी कि 360 का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, 360 को अपन कंप्लीट मानते हैं तो उसके फ्रैक्शन के टर्म्स में आप चीज़ों को निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकल के आएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। छापेंगे जल्दी से, छप गया। चलिए अब बात करते हैं किसकी, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल की। बच्चों किसी भी सेगमेंट का एरिया क्या निकल के आता है, आपने बोला कि सर अगर आर रेडियस है और थीटा क्या है, सेक्टर एंगल। मैंने कहा था ना चाहे सेगमेंट में जो कुछ भी हो थीटा सेक्टर एंगल ही कहलाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपने बोला वो कैसे निकालोगे, मैंने कहा कि देखो सेक्टर जो बन रहा है वो ये है पी क्यू, पीला वाला पोर्शन, ठीक है। तो आपने बोला कि पी क्यू क्या है, पहला वाला पोर्शन है। तो आपने बोला कि सर एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, मैंने कहा सेक्टर का एरिया निकाल लो। वही वाली बात है जैसे रिंग का एरिया निकलवाया था ना भाई, तुम्हारा ऐसा केस है, ये है, तुम चाहते हो ये वाला एरिया, ठीक है, तुम्हें मिल सकता है ये वाला एरिया पूरा, इस पूरे एरिया को। तो तुमने कहा इस पूरे लाल वाले एरिया को निकालना आसान है, भी निकाला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उसमें से मैं इस पीले वाले एरिया को माइनस कर दूंगा तो मुझे इस काले वाले की प्राप्ति होगी। तो वही चीज लिखा है मैंने यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू। तो ये ओ पी क्यू पूरा नीला प्लस पीला, उसमें से अगर मैं ट्राइंगल ओ पी क्यू को माइनस कर दूं एरिया को, तो क्या मुझे सेगमेंट का मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो सेगमेंट का एरिया क्या होता है बच्चों, सेक्टर का एरिया, सेक्टर के एरिया में से माइनस कर दोगे आप ट्राइंगल का एरिया, सही बात है। तो वही वाली बात है, कुछ कटआउट निकाले, जैसे रिंग का एरिया निकाला था, बड़े सर्किल में से छोटा सर्किल गया तो रिंग का एरिया निकल के आ जाएगा। इसका कोई और तरीका नहीं होता, ठीक है, ये करना पड़ेगा। ट्रायंगल का एरिया निकालना एट टाइम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है, परपेंडिकुलर गिराना पड़ सकता है। अगर ये 90 डिग्री दिया है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा। एक बात ध्यान रखना, ट्राइंगल ओ पी क्यू हमेशा आइसोसेलेस होगा, इक्विलेटरल भी हो सकता है अगर ओ क्यू पी भी जो है आर के बराबर हो जाए। आइसोसेलेस क्यों बोल रहा हूँ,
क्योंकि आप जब भी ट्राइंगल बनाओगे तो OP और OQ रेडियस होंगी, यानी कि ट्राइंगल की दो साइड्स हमेशा बराबर होंगी। तो ये चीज कंक्लूड करके लिख लो यहाँ पर, यहाँ लिखवा देता हूँ, ट्राइंगल OPQ will always be isosceles as OP is equals to OQ is equals to रेडियस। तो आप देख सकते हो OP OQ बराबर है, रेडियस है, तो आप देख सकते हो कि ट्राइंगल हमेशा आपको क्या मिलेगा, इट वुड बी ऑलवेज आइसोसेलेस। ठीक है, तो इजीली आप देख सकते हैं इन बातों को। सर क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला है? बच्चों का मैं रेफरेंस बुक्स की बात करूं तो बिल्कुल एक फॉर्मूला है, आपकी NCERT में नहीं दिया है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसको बोर्ड में अप्लाई करें, पर मैं बता देता हूँ, MCQ में बहुत ज़्यादा काम आता है। एरिया ऑफ सेगमेंट का एक एरिया निकाला जाता है कि भाई θ/360 पाई आर स्क्वायर तो है ही सही, ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो θ/360 इंटू पाई माइनस साइन θ/2 कॉस θ/2 ऑफ आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है अगर थीटा आपका सेक्टर एंगल है। बेसिकली क्या लिखा हुआ है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस लिखा हुआ है आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2। सही बात है। तो आपने बोला कि सर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2, आपने कहा कंपेयर करो, एरिया ऑफ सेक्टर की जगह तो θ/360 पाई आर स्क्वायर सही लिखा है, आपने ये जो लिखा है कचरा आगे, ये किसकी जगह लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ के, तो आप लिख सकते हो इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ ही क्या निकल के आ रहा है, आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2। ये फॉर्मूला होता है अगर थीटा एंगल है तो बच्चों इस तरीके से आप निकाल सकते हो बड़ी ही आसानी से। आपको कोई लंबा चौड़ा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, कोई परपेंडिकुलर गिरा के हाइट और बेस निकालने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये फॉर्मूला ऐसे ही आया है, परपेंडिकुलर को गिरा के हाइट और बेस के साथ। ठीक है, आपने कहा सर हम नहीं मानते, मैंने कहा मत मानो, तुम्हारी इच्छा है। तुमने कहा यार ऐसे थोड़ी ना प्रूफ दो, मैंने कहा दे देंगे ना, प्रूफ मांगो, ये मत बोलो नहीं मानेंगे, मानो, प्रूफ भी दे देता हूँ उसका। भाई जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ कि मैं ये नहीं कराता तो आप क्या करते, परपेंडिकुलर गिराते। भाई बच्चों बोर्ड में ऐसे ही करना, मैं तो अभी भी यही बोलूंगा। हालांकि देखो इसको लगाना मेरे हिसाब से तो गलत नहीं माना जाना चाहिए, आप वहाँ पर डिराइव करके दिखा सकते हो कि कैसे आया फॉर्मूला 2 मिनट में, तो मैं डेरिवेशन दिखाई देता हूँ कि करना कैसा है, इसको नोट कर लो पहले, है ना। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ पहले कंक्लूड करवा के, कि बच्चों को लगता है इसका फॉर्मूला नहीं होता, होता है भाई, हर चीज़ का होता है, बहुत सारी चीज़ों का तो आपको जानबूझ के नहीं पढ़ाते, क्योंकि उसका प्रूफ कई बार क्या होता है, ट्रिकी हो जाता है। बहुत सारी थ्योरम्स का आप देख रहे हैं आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रूफ कभी कराया ही नहीं, क्योंकि वो ट्रिकी है, लेकिन फॉर्मूला कराना भी जरूरी है। चलिए नोट हो गया, तो प्रूफ कर लेते हैं चलो इस चीज को, कि एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्किल क्या क्या होता है। ठीक है, सेगमेंट ऑफ सर्किल अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले दो बातें पता होनी चाहिए कि सर किस रेडियस का है और कितने थीटा का है। तो मैंने मान लिया लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड थीटा बी द सेक्टर एंगल, तो उस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पर अपन ने क्या निकाला था, PRQ। ओके, पहली बात तो ये गलती यहाँ पर है, यहाँ आर आना चाहिए, है ना, PRQ अब हो गया। हाँ, तो अपन ने यहाँ क्या निकाला था, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि सेक्टर माइनस ट्राइंगल का। तो यहाँ पर भी अपन यही काम करेंगे डेरिवेशन में, आप लिखोगे, मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। लेट आर बी द रेडियस एंड थीटा बी द सेक्टर एंगल, देन ड्रॉ परपेंडिकुलर या ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AB ठीक है। तो अपन करते हैं, तो अपन ने OP परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, कहाँ पर, P पर, तो ये एंगल कितना आएगा, θ/2, ये एंगल भी कितना आएगा, θ/2। सर कैसे, आपको कैसे पता, मैंने कहा देखो, तो आप देखना, सिंस ट्राइंगल OAB इज आइसोसेलेस, सो एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल BOP इज इक्वल्स टू
एंगल ए ओ बी अपॉन 2 माने थीटा अपॉन 2। आपने बोला कि सर आपका सेक्टर एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा अगर आप ओबी परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, क्योंकि ट्राइंगल ओएबी क्या है, आइसोसेलेस है और यहाँ पर ये मीडियन का काम भी करेगा, एपी बीपी के बराबर होगी। ठीक है, एंगल एओपी कैसे होगा, आप दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, ओए ओबी के बराबर, ओपी ओपी आपस में बराबर, परपेंडिकुलर बराबर, हाइपोटेनियस बराबर, इसके अलावा एक एंगल 90 डिग्री। तो आरएसएस क्राइटेरिया से हो गया राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से। तो ओएपी ओबीबी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो एंगल एओपी इज इक्वल टू एंगल बीओपी इज इक्वल टू एंगल एओबी अपॉन 2 यानी कि थीटा बाई 2, एंड आपने बोला एपी इज इक्वल टू बीपी। लिखना चाहो तो लिख भी दो, सिंस ट्राइंगल OAP is congruent to triangle OBP by RHS criterion। चलिए इससे क्या मिलेगा, मैंने कहा आपको ट्राइंगल AOP में थीटा बाई 2 मिल गया एंगल, तो आप देखना साइन थीटा बाई 2 क्या होगा, कौन सा ट्राइंगल में, AOP में लिख देता हूं मैं, इन ट्राइंगल AOP कॉमा साइन थीटा बाई 2 क्या होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर होगा AP, हाइपोटेनियस होगी R, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर एंगल P पर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि AP अपॉन हाइपोटेनियस माने OA, यानी कि साइन थीटा बाई 2 कितना होगा, AP माने AP, OA माने R रेडियस है, तो यहाँ से निकल के आएगा AP इज इक्वल्स टू R साइन थीटा बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट AP मिल गया, तो AB कितना होगा, आपने बोला AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AP यानी कि 2R साइन थीटा बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। सर AP इज इक्वल्स टू BP है, मिड पॉइंट हो गया ना P, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू AB अपॉन 2, सही बात है। AP और BP बराबर है तो AB का हाफ होगा, तो आप देख सकते हो AB क्या होगा 2AP यानी कि ट्वाइस ऑफ AP, AP क्या है R साइन थीटा, तो बेस मिल गया, निकाल क्यों रहे हो, मैंने कहा बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ट्राइंगल का एरिया आता है, तो बेस मिल गया AB 2R साइन थीटा, हाइट निकाल लूंगा OP, आपका काम हो जाएगा। तो आपने बोला अगेन इन द सेम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOP cos थीटा बाई 2 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस OP है, हाइपोटेनियस OA है, तो cos थीटा बाई 2 कितना होगा, OP अपॉन R, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट OP इज इक्वल्स टू R cos थीटा बाई 2, इक्वेशन नंबर 2। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आप देख सकते हो ट्राइंगल AOB का एरिया क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस यानी कि AB इंटू हाइट यानी कि OP यानी कि हाफ इंटू AB का मतलब क्या होगा 2R साइन थीटा बाई 2 इंटू OP का मतलब R cos ऑफ थीटा अपॉन 2। चलिए दिस इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, तो R इंटू R स्क्वायर साइन ऑफ थीटा बाई 2, मतलब 60 डिग्री अगर थीटा है तो तुम यहाँ 60 बाई 2 30 डिग्री रखोगे, सीधी सी बात है, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। तो यह निकल के आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या आया, R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। चलिए इस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ segment ACB is equals to area of sector OACB minus area of triangle OAB। सही बात है बच्चों, आपने बोला कि सर ये जो ऑरेंज वाला है ACB, इसका सेगमेंट का एरिया क्या होगा OACB, जो पूरा का सेक्टर बन रहा है ग्रीन प्लस ऑरेंज का, उसमें से ग्रीन माइनस कर दो यानी कि ट्राइंगल माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ये तो सेक्टर एंगल से निकलेगा, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, ये भी तुमने अभी भी ताज़ा निकाला है, बिल्कुल फ्रेश, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2।
तो बिल्कुल चाय की तरह कड़क और मीठा। ठीक है, आप देख सकते हो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट है। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट इट। देखो बच्चों, अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाते हो तो आपको ये चीज़ एग्जाम में करनी पड़ेगी। अगर 60 डिग्री का ट्राइंगल मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि 60 डिग्री का ट्राइंगल का मतलब है ये ट्राइंगल आइसोसेलेस की जगह क्या हो गया, इक्विलेटरल। तुमने कहा है, मैंने कहा ओ ए ओ बी के बराबर, तुमने कहा मान लिया। तो मैंने कहा ये एंगल इसके बराबर, तुमने कहा वो तो ऑब्वियसली होगा। मैंने कहा फिर तुम ये 60 दे रहे हो, तो अगर ये 60 है तो बचा हुआ 120 ये बनाएंगे, दोनों तो बराबर है, तो तीनों 60 60 के होगा, तो ये आइसोसेलेस हो गया, सॉरी इक्विलेटरल हो गया। तो √3/4 ए स्क्वायर से एरिया आ जाएगा। 90 डिग्री दोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी है हाइट ही है, लेकिन गलती से कुछ और एंगल आ गया तो फिर तुम्हें परपेंडिकुलर गिरा के ये कार्यक्रम बेस और हाइट निकालना पड़ेगा। तो ये काम तुम्हें वैसे भी करना पड़ेगा। अपने डेरिवेशन करा दिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला यूज करने में मेरे हिसाब से तो गलती नहीं आनी चाहिए, बट क्वेश्चन देख लो NCERT में नहीं दिया गया है, ये छापेंगे इसको जल्दी से। हो गया भाई नोट? चलिए, तो बच्चों अगर मेजर माइनर की बात करी गई तो क्या करेंगे, मैंने कहा कुछ नहीं करना। अगर मेजर सेक्टर का एरिया पूछा है तो पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर का माइनस कर दो, वैसे मेजर सेगमेंट का पूछा है तो पूरे सर्किल में से माइनर का माइनस कर दो। इसको हटाओगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगा, है ना। पूरे सर्किल में से माइनर का माइनस कर देना। सेम चीज यहां पर भी है, ये हटाओगे तो आपको ये एरिया मिलेगा। तो सर्किल का एरिया माइनस माइनर सेक्टर का तो मेजर सेक्टर का मिलेगा, और माइनर सेगमेंट का करोगे तो मेजर सेगमेंट का मिल जाएगा। उतारो जल्दी से, छोटी छोटी बातें ये तो, ठीक है। तो इस पे जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्किल के एरिया पेरीमीटर पे क्या बनता है, आपने बोला कि सर टायर घूमने वाले क्वेश्चंस बनते हैं, रेवोल्यूशन वाले, मैंने उसका कांसेप्ट समझाया था। वैसे ही सेक्टर सेगमेंट के ऊपर कौन से वाले क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, घड़ी वाले क्वेश्चन बनते हैं, क्लॉक वाले। तो मैं वो कंसेप्ट भी समझा देता हूँ आपको। सम यूजफुल रिजल्ट्स टू नोट क्लॉक के रिलेटेड है। एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड एंड 60 मिनट्स इज 360 डिग्री। ये फिगर देखो, ये घड़ी है, दो सुई है, ऑरेंज वाली आवर हैंड है, ग्रीन वाला मिनट हैंड है। मिनट हैंड जनरली लंबा होता है, आपको पता है कि पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है, दिख रहा है। मिनट हैंड को पूरा सर्किल चलने में कितना टाइम लगता है, तुमने बोला 1 घंटा, तो 1 घंटे में पूरा 360 डिग्री चल लेती है। तो एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड कितना होगा, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, हर मिनट में वो 6 डिग्री चल रही है। तो आप देख सकते हो एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, यूनिटरी मेथड है, 60 से डिवाइड कर दूंगा। 60 चॉकलेट 360 रुपए की, तो 1 चॉकलेट 6 रुपए की, तो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। बिल्कुल क्लियर। तो कल से क्वेश्चन आया कि बताइए व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर डिस्क्राइब बाय अ मिनट हैंड इन 40 मिनट्स, कि 40 मिनट में मिनट हैंड ने कितना सेक्टर बनाया, उसका एरिया निकालो। तो 40 मिनट में कितना एंगल चलेगी, 40 इंटू 6 यानी कि 240 डिग्री चलेगी। तो 240 डिग्री के सेक्टर का आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, एरिया पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है, क्लियर है ना। ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 10 मिनट्स में कितना चलेगी, तो 10 मिनट में 60 डिग्री चल लेगी, तो 60 डिग्री वाले सेक्टर का एरिया पूछा जाएगा आपसे, ऐसा। उसी हिसाब से आवर हैंड कैसे चलती है, अब ये जो ऑरेंज वाली सुई है ये पूरा 12 1 2 करते करते पूरे 12 घंटे में घूम के 360 डिग्री करती है, स्लो चलती है बहुत ज्यादा। तो आपको पता है कि सर ये 12 घंटे में 360 डिग्री चलेगी, 1 घंटे में कितना चलेगी, 30 डिग्री। 12 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 मिनट में कितना चलेगी, भाई 1 घंटे में भी 60 मिनट होते हैं, तो मैंने 60 से और डिवाइड कर दिया तो आधा डिग्री चलेगी। मैं लिख सकता हूँ 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट। सही बात है। तो आप देख सकते हो कि सर 1 घंटे में 360/12 यानी कि 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/60 यानी कि हाफ डिग्री चलेगा। सिंपल सी बात है बच्चों, जल्दी से छापेंगे। तो ये बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, और ऑब्वियसली क्वेश्चंस आते हैं इसलिए करवा भी रहा हूं मैं। जल्दी से ही बड़े प्यार के साथ नोट करेंगे इस चीज को, ठीक है, हो गया। चलिए अब बात करते हैं एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स की। आपकी एक एक्सरसाइज पूरी इसी के ऊपर है, ठीक है। कुछ नहीं होगा, जैसे मैंने आपको सेगमेंट का एरिया निकालना सिखाया है कि सेक्टर में से ट्राइंगल का माइनस कर दो, उसी प्रकार से बच्चों क्या होगा, आपके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, आपको डिसाइड करना पड़ेगा किसमें से क्या आपने को माइनस करना है। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस वेरियस प्लेन फिगर्स which are not actually of a particular shape but a combination of 2 or more plane figures। जैसे कि मान लो आपको कोई चीज खिड़की है, उस वो क्या है, स्क्वायर और सर्कल्स का कॉम्बिनेशन दे दिया है ना। आपने कहा कि सर कोई और मेरा मान लो चार्ट पेपर है, उस चार्ट पेपर में 15 तरह की शेप्स हैं,
तो कोई भी प्लेनर फिगर जो आप देखते हो उसमें 50 तरह की शेप्स हो सकती है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो हर शेप के एरिया को ऐड करना जरूरी नहीं है, बहुत सा एरिया ओवरलैप होता है, बहुत सा एरिया नया बनता है, बहुत सा डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि किसी पर्टिकुलर चीज का एरिया निकालने के लिए क्या क्या उसमें से हटाना पड़ेगा, राइट। अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर फॉर्म्स वेरियस एक्साइटिंग डिजाइंस, इसलिए तो यूज करते हैं अपन ऑब्वियसली, लाइक स्क्वायर ड्रॉन ऑन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल पे स्क्वायर बना दिया भाई साहब तुमने, ऐसा हो जाता है बहुत जगह पर। ये सेमी सर्कल है, तुमने इसी के ऊपर इसी डायमीटर को साइड मान के तुमने स्क्वायर बना दिया, ऐसा शेप बन सकता है। ऑन ईच साइड विद द सेम डायमीटर, विद अ सेमी सर्कल ऑन ईच साइड विद सेम डायमीटर, ठीक है। अगर मैं पूरा पढ़ूं क्वेश्चन को तो ये बोल रहा है कि भैया एक स्क्वायर के ऊपर हर साइड पे डायमीटर ले लो, हर साइड को डायमीटर मान के सर्किल बना दो, ये कह रहा है, ठीक है। एट द स्क्वायर साइड, तो स्क्वायर की चारों साइड्स को डायमीटर मान के 4 सेमी सर्कल बनाओगे तो कितनी अच्छी शेप बन गई, रंगोली वाला स्टिकर बन गया। व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ दिस ड्रॉन फिगर, अब इसका एरिया क्या होगा, तुमने कहा चारों सेमी सर्कल्स का एरिया प्लस स्क्वायर का एरिया, ऐसे। तो बड़ा सिंपल होता है, हार्ड वार्ड कुछ भी नहीं है। रंगोलियां बनाने का भी तरीका यही होता है, यही लाइफ है क्या, आपको एक पर्टिकुलर शेप बनानी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ क्या हो रहा है, सर्किल में स्क्वायर ड्रॉ कर रखा है। अब कल से ग्रे पोर्शन का एरिया तो मुझसे पूछोगे तो कैसे निकालूंगा, सर्किल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूंगा, मुझे चारों ग्रे पोर्शन का एरिया एक साथ मिल जाएगा। या फिर यूँ देखो सेंटर मिल जाए तो मैं सेंटर से जोड़ दूंगा, तो एक सेगमेंट है ये, तो ऐसे 4 सेगमेंट हो जाएंगे, चारों के चारों बराबर हैं। अगर ये सर्किल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है तो मैं सेंटर जोड़ के सेंटर से लाइन जोड़ दूंगा, सेक्टर्स का एरिया निकाल के ट्राइंगल का माइनस कर दूंगा, एक सेगमेंट का एरिया आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बहुत तरीके निकालने के। यहाँ देखो, अगर मुझे ब्लू वाला पोर्शन निकालना है तो मैं स्क्वायर के एरिया में से चारों सर्कल्स का एरिया माइनस कर दूंगा। आप देख लो सर्कल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। मैंने अभी पीछे कंसेप्ट सिखाया भी था। तो ये तो 2r के बराबर होगा, इसको पूरा जोड़ दूंगा तो ये इसका डायमीटर, इसका डायमीटर, तो स्क्वायर की साइड क्या हो गई, दोनों सर्किल के डायमीटर का सम। एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, देख लो सिंपल सी चीज है ना। तो आप देख सकते हो सारे कंसेप्ट का इस्तेमाल है। यहाँ डिजाइन का एरिया क्या होगा, सर्किल के एरिया में से ट्राइंगल एबीसी का एरिया माइनस कर दूंगा, उससे निकल के आ जाएगा। अब ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालने के लिए बहुत तरीके हैं। अब वो हो सकता है डायरेक्टली रेडियस, मान लो रेडियस गिवन है तो मैं इसको जोड़ दूंगा आपस में, है कि नहीं, उससे निकाल दूंगा, परपेंडिकुलर गिरा दूंगा। यहाँ पर 1000 तरीके मेरे पास निकालने के, तो रेडियस निकाल सकता हूँ। 1000 तो नहीं है फेंकूंगा नहीं, 1-2 ही तरीके हैं, बट है एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी अप्रोच लगा सकते हो। मुझे एंगल हो सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया हो, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल दी तो केस ही खत्म है, रेडियस दे दिया तो सर्किल का एरिया आ गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड दे दी तो फिर आपका ट्राइंगल का एरिया, सर्किल में से ट्राइंगल माइनस करूंगा मुझे डिजाइन मिल जाएगी। तो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज, सही बात है। टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सच फिगर्स वी फर्स्ट आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ द प्लेन फिगर्स इन द कॉम्बिनेशन सेपरेटली एंड देन सम अप देयर एरिया। तो भाई मान लो कहीं पर आपको सम अप करना पड़ रहा है, कहीं पर माइनस करना पड़ रहा है, तो आप सेपरेट तरीके से एरिया निकाल के उनको ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट यूनिक नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। जिस केस में ऐड करना हो ऐड करोगे, यहाँ माइनस करना है तो माइनस भी करना पड़ेगा। छापेंगे जल्दी से, चलिए आई होप नोट हो गया होगा। तो बच्चों इसी के साथ अपन जो अपना 1 शॉट लेक्चर है उसके अंदर मैंने सारे कंसेप्ट कवर अप कर लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन क्लास के माध्यम से, तो बच्चों कोटा या कोटा के आसपास हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप ऑफलाइन आ सकते हैं। अगर आप कहीं और है और आप ऑनलाइन क्लासेस में, लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ 1-to-1 सेशन या ग्रुप बैच के अंदर डाउट्स पूछना चाहते हैं लाइव अपने, तो आप वो भी कर सकते हैं हमारे साथ। यू कैन ज्वाइन अस फॉर ऑनलाइन क्लासेस। करना क्या होगा, इन दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके अपना इंक्वायरी देनी होगी, राइट, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपको कोई और बात है, कोई डिटेल आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो यू कैन फिल आउट अ गूगल फॉर्म जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। उसके रिस्पॉन्स आते ही हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो बच्चों आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एग्जाम्स पास आते जा रहे हैं। हमारा एक बैच हमने लॉन्च किया है, मैराथन बैच, जिसमें हम एक दिन के अंदर 8 या 9 घंटे के लगभग क्लास लेंगे और पूरा एक चैप्टर स्क्रैच से उठा के जीरो से हीरो बना देंगे। बिल्कुल आपको स्क्रैच से उठाएंगे, से पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कराएंगे, पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे और उसके अलावा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करा के आपको एक डीपीपी दे दी जाएगी, राइट। तो ये हमारा मैराथन बैच ज्वाइन करने के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये बैच जो है मैराथन बैच स्पेसिफिकली सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस में ही हम लेके आए हैं, क्योंकि हम इसी कंसेप्ट को आगे लेके जाना चाहते हैं, जहां आपको डेली कोचिंग ना आना पड़े, राइट। या तो वीक में 1 दिन या 15 दिन में एक बार आप कोचिंग आए। 8 से 9 घंटे की एक लॉन्ग क्लास होगी जिसमें आपका पूरा एक चैप्टर कवर करा दिया जाएगा। तो महीने में 3 या 4 दिन कोचिंग आकर
आप पूरा आपका सिलेबस कवर अप कर सकते हैं। बाकी टाइम पे आप अपनी बाकी स्टडीज़ और स्किल सीखने पे ध्यान दे सकते हैं, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसी कंसेप्ट को आगे लेके चल रहा हूँ और आने वाले टाइम पे अगले सेशन के अंदर यानी कि मार्च के बाद से हम ऑफलाइन क्लासेस को बिल्कुल इसी तरीके से ऑपरेट करने वाले हैं कोटा के अंदर। ये बिल्कुल एक नया तरीका हम लेके आ रहे हैं जहाँ बच्चे को डेली कोचिंग आने की नीड नहीं पड़ेगी। पर ऑब्वियसली ये सब लोगों के लिए नहीं है, उन्हीं लोगों के लिए है जिनको एक्स्ट्रा कुछ सीखना है, जिनको एक्स्ट्रा कुछ करना है, पर अपनी पढ़ाई को भी पीछे नहीं छोड़ना है। अगर आप डेली जा सकते हैं तो उसका अपना एक अलग मज़ा है। रोज़ कमाइए, रोज़ खाइए, राइट। तो इसी के साथ बच्चों मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। शेयर करना अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही जाना, और एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ना चाय वाले इमोजी के साथ, क्योंकि चाय ही जीवन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जल चाय तो आप देख सकते हो चाय चाय होती है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए वीडियो के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपको एक्सरसाइज के वीडियोस मिल जाएंगे इसी प्लेलिस्ट के अंदर, तो उनको आप स्क्रॉल करें, डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना गूगल फॉर्म के लिए। तो चलिए बच्चों, बाय बाय।